वो ज्वाइन किया, मतलब उन्हें उनका नेतृत्व था, कह सकते हैं आप। तो इस तरह से विदेशी मूल के मुद्दे पर वो पार्टी बट गई। राजनीति की आप चाल देखिए, राजनीति की विडंबना देखिए। जो विदेशी, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर जो पार्टी अलग हुई थी उनकी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम से एक नई पार्टी बना ली शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर के नेतृत्व में, वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आज कांग्रेस के साथ मिलके और शिवसेना के साथ मिलके सरकार चला रही है। और कई मुद्दों पर ये साथ हुए, कई मुद्दों पर। तो ये है राजनीति की चाल है। अब देखिए 2004 में भी और फिर बाद में 2009 में भी एक अलायंस रहा, जिसको अभी मैंने जैसा आपको बताया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 में जो यूपीए बना वो बाद में भी बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। इसमें तो सोनिया गांधी खुद नहीं बनी प्रधानमंत्री और उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। एक ऐसे आदमी को चुना, देखिए वहां चुना जा सकता था, कई कद्दावर नेता थे, कई कद्दावर नेता थे कांग्रेस में। जैसे उनमें से एक बड़ा नाम था प्रणब मुखर्जी, और अगर प्रणब मुखर्जी बने होते तो कांग्रेस की इतनी दुर्दशा नहीं हुई होती जितनी दुर्दशा हुई है पिछले कुछ समय में। लेकिन अगर प्रणब मुखर्जी बनते तो सोनिया गांधी रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकती थी उनको, या कोई और बड़ा कद्दावर नेता अगर होता तो उसको रिमोट से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन मनमोहन सिंह को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता था, इसीलिए मनमोहन सिंह का चुनाव किया गया कि प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह रहेंगे लेकिन सरकार सोनिया गांधी चलाएंगी, और यही हुआ भी। अब देखिए यूपीए 1 2004, ये भी मिलीजुली सरकार थी। 2009 में जब फिर वही सरकार चुन के आई, यानी यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस चुन के आई, तो फिर से वही सारी पार्टियां थी उसमें। जैसे डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, ये साउथ की पार्टी है जिसके करुणानिधि चीफ थे। डीएमके, आरजेडी जो लालू जी की पार्टी थी, या है कहिए, क्योंकि लालू जी जेल में भले ही हों लेकिन पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। तो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल जिसको कहते हैं, इंडियन मुस्लिम लीग, इसके बाद फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारा, और भी कुछ पार्टीज हैं, ये सारे दल यूपीए, इन सारे दलों ने मिलकर यूपीए बनाया था, जिसका इंजन, ये सब डब्बे थे लेकिन इंजन कौन था? कांग्रेस। तो कांग्रेस के नेतृत्व में ये सरकार बनी, और पहली बार भी मनमोहन सिंह रहे 2004 में, और 2009 में यानी यूपीए 2 में भी मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि सोनिया गांधी किसी कंट्रोवर्सी को जन्म देके कांग्रेस को कमजोर नहीं करना चाहती थी। इसलिए खुद प्रधानमंत्री के बनने के बजाय उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए रखा। इस बीच बहुत सारी घटनाएं हुई कांग्रेस के अंदर। फिर 2014 का इलेक्शन आया, 2014, जिस बार पहली बार नरेंद्र मोदी का करिश्मा काम आया और एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राजग, फिर सत्ता में आई 2014 में। और जब सत्ता में आई तो ये लंबा एक समय बीता है, देखिए लंबा समय बीता है,
जो अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यूपीए में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी, सीपीएम। सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब साथ दे रहे थे। यूपीए 2 में वो साथ इसलिए नहीं थे क्योंकि यूपीए 2 के पहले झगड़ा हो गया था, और सीपीएम के जो नेता थे प्रकाश करात, उन्होंने जब परमाणु डील चल रहा था, परमाणु डील, न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ, तो उस पर वो नाराज थे। वो कहते थे ये डील नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था यूपीए से। और समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर जाती, लेकिन मुलायम सिंह ने आगे आके 18, जहां तक मुझे याद आ रहा है 18 सांसद उनके थे, वो आगे आए, मुलायम सिंह ने सरकार बचा ली, मनमोहन सिंह की सरकार बचा ली मुलायम सिंह यादव ने। सीपीएम अलग हो गया था, और सीपीएम का इसी बात पर नाराजगी थी सीपीएम की कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर डील नहीं होना चाहिए, परमाणु संधि नहीं होनी चाहिए अमेरिका के साथ। तो यही मुद्दा था। उसमें कई बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना समय हम लोगों के पास नहीं है। तो 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ, और एनडीए को तो प्रचंड बहुमत मिला ही, अकेले भारतीय जनता पार्टी को इतने की सदस्य संख्या इतनी थी, मतलब अकेले भारतीय जनता पार्टी की भी सदस्य संख्या इतनी थी कि उसे दूसरे किसी की जरूरत सरकार चलाने के लिए नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने सबको साथ रखा, सबको मंत्रिमंडल में जगह दी, और क्योंकि एनडीए बना रहेगा, तो मानना था उनका कि एनडीए बना रहेगा तो आगे भी चलेगा ये। और आज हमें पूर्ण बहुमत है, आगे हो सकता है कि जरूरत पड़े, इसलिए अब इसमें देखिए एनडीए में कौन कौन थे। तमिलनाडु में डीएमके तो इनके साथ थी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, माने यूपीए में। एनडीए में थी ऑल इंडिया एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कषगम, जयललिता की पार्टी, जयललिता की पार्टी, जयललिता की पार्टी। उसके बाद जेडीयू, राजद, उसमें राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी यूपीए में, और नीतीश की पार्टी जेडीयू यूपीए में। और आपको पता होगा शायद रेल मंत्री बने थे ये नीतीश, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्र में भी शामिल थे। उसके बाद पीएमके, साउथ की एक पार्टी है जिसका बहुत बड़ा जनाधार भले ही नहीं हो लेकिन मायने रखती है, पट्टाली मक्कल काची नाम है इसका। शिवसेना, शिवसेना भी उसमें है एनडीए में। अब शिवसेना एनडीए में नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ चला उसमें शिवसेना अलग हो गई, और शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलके उसने सरकार अपनी बनाई, तो उसने यहां से भी तोड़ लिया। फिर तमिल महिला कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, ये सब एनडीए का हिस्सा थे। इनमें से शिरोमणि अकाली दल अलग हो गया। अच्छा, रामविलास की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, जिनके पुत्र अब कमान संभाले हुए हैं, चिराग पासवान, उनकी पार्टी, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी एनडीए का हिस्सा हो गई। तो इन सारी पार्टियों के साथ ये सरकार चल रही है, ये भी कोalition गवर्नमेंट है। देखिए पूर्ण बहुमत है इस बार भी, मतलब 2019 में भी पूर्ण बहुमत मिला, और इसके पहले 2014 में भी पूर्ण बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन फिर भी सरकार कोalition की चल रही है, कोalition गवर्नमेंट चल रही है। तो ये इसमें से कुछ दल जरूर अलग हो गए हैं,
जैसे बिहार का एक उपेंद्र कुशवाहा का की पार्टी थी, वो भी साथ में थी एनडीए के, लेकिन वो अलग हो गए, उनको बहुत ज्यादा सीटें चाहिए थी। और इस बार भी कितनी सीट उनको मिली है, उनकी अपनी सीट भी बची, पिछली बार तो अपनी सीट भी नहीं उनकी बची थी उपेंद्र कुशवाहा की, इस बार बचेगी कि नहीं वो भी नहीं मालूम। इस बार देखें क्या होता है। इस बार भी वो चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने एक अलग ओवैसी वगैरह के साथ मिलके अपना एक गठबंधन बनाया, तो उनका एक अलग गठबंधन है। देखिए, राज्य में भी बहुत सारे राज्यों में संविध सरकार चल रही है, कई राज्य हैं जहां संविध सरकार चल रही है, माने कोalition गवर्नमेंट चल रही है कई राज्यों में भी। और कोalition गवर्नमेंट आज एक सच्चाई बन चुकी है, आगे भी ये सच्चाई बनी रहेगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी का जनाधार है और वहां की पार्टी के साथ कोalition करना राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरी है। इस वजह से बहुत सारे समीकरण अब जब बन रहे हैं तो वो कोalition गवर्नमेंट आज एक सच्चाई है। लेकिन अब देखिए है क्या, यूपीए भी कहता है कि नहीं, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। एनडीए भी कहता है हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। जैसे कई जगह जेडीयू यानी नीतीश और इनके मतभेद हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और मोदी जी की पार्टी या अलायंस एनडीए, मतभेद एनडीए में ही है लेकिन मतभेद है, एनडीए में है फिर भी मतभेद है। तो कई ऐसी पार्टी हैं जो एनडीए में है लेकिन उनमें तो वो भी कहते हैं कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। अब देखिए, जो कोalition गवर्नमेंट है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हर जगह शिरोमणि अकाली दल है, वो इसमें था एनडीए में, लेकिन जैसे ही किसान का मामला आया, किसान पर जो 2 बिल पास हुए संसद में, बस वो अलग हो गई पार्टी, शिरोमणि अकाली दल अलग हो गया। उसने कहा कि नहीं, किसानों के खिलाफ ये बिल है तो मैं समर्थन नहीं करूंगा और मैं एनडीए से भी निकल रहा हूं। उसका एक मंत्री भी था, उसको भी निकाल लिया उन्होंने, एक महिला मंत्री बनाई गई थी शिरोमणि अकाली दल से, उसको भी निकाल लिया कि नहीं वो मंत्री नहीं रहेगी, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर ये अलग भी शिरोमणि अकाली दल अलग हो गया। तो देखिए, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कोalition गवर्नमेंट का मतलब है कि हर किसी को तुष्ट करना, हर किसी को साथ लेके चलना, ये संभव नहीं होता है। जैसे एनडीए यूपीए को भी कई दलों से समस्याएं पैदा होती। अब चंद्रबाबू नायडू से समस्या पैदा हुई, चंद्रबाबू नायडू इधर आ गए थे, फिर एनडीए में आ गए थे, फिर एनडीए से भी प्रॉब्लम हुई तो एनडीए भी छोड़ दिया उन्होंने। तो कई समस्याएं हैं और कोalition गवर्नमेंट एक प्रॉब्लमेटिक गवर्नमेंट होता है और उसको चलाना कठिन होता है, लेकिन कोalition गवर्नमेंट आज की सच्चाई है। अब आप लोग बताएं, किसी को कोई सवाल हो, किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, बोलो बोलो। आपने स्टार्टिंग में बताया कि एनसीपी कांग्रेस से ही टूट के बनी थी, तो तृणमूल कांग्रेस कैसे बनी थी सर? तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस से ही टूट के बनी थी। तृणमूल कांग्रेस का था कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस के ही साथ थी, कांग्रेस का हिस्सा थी, लेकिन बंगाल में समस्या ये हुई, कांग्रेस ने बहुत समय तक, लंबे समय तक शासन किया हुआ, लेकिन जैसे ही सरकार बनी लेफ्ट फ्रंट की यानी वाम मोर्चा की सरकार बनी, ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे वहां, जैसे ही वो सरकार बनी तो धीरे धीरे, वो भी 15 साल रहे थे, तो धीरे धीरे वो जो कांग्रेस का शिराजा है वो बिखरता चला गया, धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर पड़ती चली गई और कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि उसके अंदर से आवाज उठने लगी बहुत सारी। ममता बनर्जी को था कि मैं बड़ी नेता हूं, लेकिन कांग्रेस ने कमान दूसरे को दे के रखी है, तो ममता बनर्जी ने विद्रोह किया और ममता बनर्जी ने कहा कि या तो मुझे प्रेसिडेंट बनाओ
वेस्ट बंगाल का, कांग्रेस वेस्ट बंगाल का प्रेसिडेंट बनाओ, नहीं तो फिर मैं अलग चलती हूं। तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नाम से, और कांग्रेस को लगता था कि उनको अगर कमान सौंप दी तो इधर के लोग फिर भड़केंगे। तो अंत में ममता बनर्जी ने अपनी एक पार्टी बनाई उसी जमाने में, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल का हिंदी में अर्थ होता है, इंग्लिश में अर्थ होता है ग्रास रूट। तृणमूल, तृण मतलब घास, मूल मतलब रूट, तो ग्रास रूट कांग्रेस नाम से उन्होंने, तृणमूल कांग्रेस के नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और फिर उसने ऐसा अपना जलवा दिखाया कि फाइनली लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसे अभी नीतीश कुमार के खिलाफ बदलाव की एक आंधी थी, ये कोई इसके पक्ष में नहीं आंधी थी, ये कोई तेजस्वी यादव के पक्ष में नहीं आंधी थी। तेजस्वी यादव को लोग चाहते हैं ऐसी बात नहीं है, नीतीश को हटाना बड़ा लोगों के सामने था, नीतीश से गुस्सा थे लोग। और होता है ये 15 साल की इनकम्बेंसी। आप देखिए बंगाल में यही हुआ, 15 साल जब लेफ्ट फ्रंट रही तो लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ के फिर लोगों ने फेंका और ममता बनर्जी को लेके आए, तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। आप देखिए छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, 15 भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, वो भी 3 टर्म रहे यानी 15 साल, और उसके बाद फिर उनको हटाया जनता ने और कांग्रेस को फिर सत्ता में लेके आए। तो ये 15 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, और बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जहां बहुत लंबे समय तक, इससे भी लंबे समय तक किसी पार्टी की सरकार चले। जो गुजरात एक है, एक बड़ा उदाहरण है गुजरात, जहां बहुत लंबे समय से सरकार चल रही है। 15 साल तो अकेले मोदी ने चलाई थी वहां सरकार, और उसके बाद फिर चल रही है सरकार, अभी भी चल रही है, बीजेपी की ही चल रही है। तो ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं जहां 3 टर्म के बाद कोई सरकार एंटी इनकम्बेंसी को झेल के भी सत्ता में काबिज रहे, ऐसा बहुत कम होता है। और इसीलिए बिहार में भी गुस्सा लोगों का, मतभेद लोगों के, असंतोष लोगों का, और बहुत सारे कारण भी हैं, तो ये हुआ है। तो इसी तरह से कांग्रेस से ही टूट के वहां तृणमूल कांग्रेस भी बनी थी। सर और कोई जैसे इस चैप्टर का टॉपिक का नाम है सर ओरिजिन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। ओरिजिन मतलब गम सर, तो जैसे जेपी जयप्रकाश नारायण की जनता पार्टी थी, जनता जो थी उसमें वहीं से से शुरुआत मानी। उसी से ओरिजिन हुआ था सर। हाँ, जनता हाँ, दल यूनाइटेड बिल्कुल। बनी थी, राष्ट्रीय जनता दल बनी थी। तो ये बिल्कुल एक ओरिजिन का इशू तो हो सकता है सर, ये भी हम लिख सकते हैं इस टॉपिक में, नहीं, नहीं, या कांग्रेस ओरिजिन जो कांग्रेस में है, लिख सकते हैं सर। कांग्रेस से ओरि ओरिजिन, कांग्रेस, हाँ नहीं, कांग्रेस ही ओरिजिन ओरिजिन, पार्टी है सर, ओरिजिन एनसीपी जब और हम तृणमूल की। बताएंगे, एक सेकंड, ओरिजिन जब हम जी बताएंगे, जब हम ओरिजिन बताएंगे, तो ओरिजिन हम राष्ट्रीय स्तर पर जब बताएंगे, और हम राष्ट्रीय स्तर को ही ज्यादा देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये 1977 के पहले से शुरू होता है। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो कोalition शुरू हुआ, लोग एकजुट, कई पार्टियां एकजुट होने लगी कि पहले भगाओ इसको, इंदिरा गांधी को भगाओ, इंदिरा गांधी के खिलाफ। और उसी में जब फाइनली जीत के ये लोग आए तो सरकार जो बनी वो कोलिशन गवर्नमेंट। तो अगर हम उद्गम बिहार में, ये सॉरी हिंदुस्तान में अगर बोलेंगे, इंडिया में, तो कोलिशन गवर्नमेंट पहली जो बनी है वो 1977 में बनी। उद्गम वहीं से है राष्ट्रीय स्तर पर। कुछ राज्यों में जरूर कोलिशन गवर्नमेंट अलग ढंग से बनी है, और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का साथ लिया सरकार बनाने के लिए, राज्यों में पहले भी हो चुका है। लेकिन देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि शुरुआती दौर में, बिल्कुल शुरुआती दौर में, जब आजादी मिली तो कांग्रेस, माना जाता था कि कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है आजादी दिलाने में। तो कांग्रेस को छोड़ के दूसरे किसी को
देना सत्ता, ये लोग सोचते ही नहीं थे। लेकिन हाँ, केरल में लोहिया जी की पार्टी और एक और पार्टी ने मिलके सरकार बनाई थी केरल में, और केरल में तो उसने जब गोली चलाई थी तो उसके बाद लोहिया जी ने उससे इस्तीफा मांगा था सरकार से, और कहा कि नहीं, जो सरकार अपनी जी जनता पर गोली चलाएगी उसको सत्ता में बने, अपनी पार्टी की सरकार, और उन्होंने कहा सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, हटो तुम लोग। अपनी ही पार्टी के सरकार से इस्तीफा मांग लिया था। तो कोalition गवर्नमेंट जो राज्य में है उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि राज्य का जो परिदृश्य है उसको भी हम लोग अगर बात करेंगे तो उस पर अलग से एक बार हम लोग बात कर सकते हैं। ये मैं हिंदुस्तान में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा था अभी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यहीं से उसकी शुरुआत हो रही है 1977 से, जिसकी बुनियाद इमरजेंसी के जमाने में ही पड़ गई थी। इमरजेंसी में बहुत सारी पार्टियां एकजुट होकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रही थी, वहीं से अलायंस बना, फिर जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी ही सत्ता में आई, तो उसमें कई दल थे और वही दल फाइनली फिर, तो कोalition गवर्नमेंट की शुरुआत वहीं से 1977 से मानते राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। जब हम इसकी बात करेंगे, राज्यों की बात करेंगे, तो फिर वो एक बड़ा परिदृश्य हो जाता है। फिर साउथ के राज्य आएंगे, नॉर्थ के राज्य आएंगे, फिर कौन कौन मिले, कौन कौन गए, वो फिर आपको यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु है, मतलब बहुत सारे राज्यों की बात करनी पड़ेगी हम लोगों को। और तो वो एक अलग विषय होगा, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यही है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब आइए, जो टॉपिक हम लोग जंप करके आगे बढ़े थे उसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का देखिए स्ट्रक्चर क्या है। ब्यूरोक्रेसी मुख्य रूप से जब हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी तो उसका माने है नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब है कि वो लोग जो आईएएस करके कंपीट करके और आते हैं, आईपीएस कंपीट करके आते हैं, या और जो एलाइड सर्विसेज हैं वो कंपीट करके आते हैं, और फिर राज्यों से भी कंपीट करके, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे जो कंपीट करके जाते हैं या प्रमोट उस रैंक में जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कैसा है और किस तरह से वहां काम होता है, ये जानना जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये जानना जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करती है। अब देखिए, आइए आप हम लोग बात करते हैं। कोई एक विभाग है, हर विभाग, जितने मंत्रालय हैं, उन सारे मंत्रालयों में कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और कैबिनेट मिनिस्टर के साथ स्टेट मिनिस्टर भी हो सकता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो भी हो सकता है, नहीं भी होता है, कई बार सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा और वो स्वतंत्र प्रभार होगा तो कैबिनेट मिनिस्टर की तरह से वो काम करता है, लेकिन कहलाता है राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब उसके बाद आइए देखिए कैसे हायरार्की कैसे बनती है। एक बार हायरार्की देख लें फिर कामकाज की बात करें। उसके नीचे है सेक्रेटरी, जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, प्रशासन का हेड होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के नीचे होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, तो कोई विंग है उसका हेड होगा एडिशनल सेक्रेटरी, उस मंत्रालय में किसी विंग का हेड होगा, और जो सेक्रेटरी है वो पूरे मंत्रालय का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा।
तो सेक्रेटरी हो गया, उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी हो गया, उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ। ज्वाइंट सेक्रेटरी एक से ज्यादा भी हो सकता है, एडिशनल सेक्रेटरी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर 2 विंग बनेंगे, 3 विंग बनेंगे किसी मंत्रालय में, तो 3 एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, उतने ही ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। ठीक है। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे 2 पद बनते हैं, एक डायरेक्टर और दूसरा डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे डायरेक्टर एक से ज्यादा होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी भी एक से ज्यादा होंगे। उसके बाद आता है अंडर सेक्रेटरी। ठीक है। अब देखिए जनरली क्या होता है कि डायरेक्टर और उससे ऊपर सेक्रेटरी लेवल, ये सब आईएएस रैंक के लोग होते हैं। आईएएस जो कंपीट करके जाते हैं तो उनके रैंक की बात है, लेकिन अंडर सेक्रेटरी आईएएस हो ये आवश्यक नहीं है, जनरली नहीं होता है। ठीक है। अंडर सेक्रेटरी हुआ। अंडर सेक्रेटरी के नीचे सीनियर ऑफिसर होते हैं। सीनियर ऑफिसर्स ये भी कई होंगे। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर्स होंगे, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर होंगे। उसके नीचे अपर डिवीजन क्लर्क होंगे। क्लर्क ये भी ज्यादा होंगे, ये भी ज्यादा होंगे, एक पद नहीं है, ज्यादा है। और उसके नीचे लोअर डिवीजन क्लर्क होंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क। ये ब्यूरोक्रेसी का सेटअप है, ब्यूरोक्रेसी का ये सेटअप। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं। कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री जिसको बोलते हैं, उसके नीचे सेक्रेटरी, उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एक से अधिक हो सकते हैं, उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरीज, ये दोनों समान पद। माने कोई डिवीजन जो बनेगा उस मंत्रालय में, उसके हेड होंगे ये, डायरेक्टर होंगे या डिप्टी सेक्रेटरी। उसके नीचे अंडर सेक्रेटरीज, उसके नीचे सीनियर ऑफिसर्स, उसके नीचे असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर्स, उसके नीचे अपर डिवीजन क्लर्क और उसके नीचे लोअर डिवीजन क्लर्क। ये सब किरानी बाबू हैं, ये दोनों, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क। ये यूडीसी और एलडीसी बहुत चालू शब्द है, चलता है। ठीक है। अब आइए हम लोग पुलिस की बात करते हैं। पहले एक हायरार्की देख लें, डेजिग्नेशन और हायरार्की देख लें। इंडियन पुलिस आपके सिलेबस में है। सबसे जो ऊपर होता है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। बिहार में एक डीजीपी, जो लोग बिहार के हैं आप में से वो जानते होंगे कि बिहार में जो डीजीपी थे वो सुशांत केस में, हाँ, गुप्तेश्वर पांडे, सुशांत केस में उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ के और अपने को प्रोजेक्ट किया था। चुनाव लड़ने वाले थे, इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन जिस जगह से चुनाव लड़ने वाले थे वो उस जगह से बीजेपी को मिल गया। वो बीजेपी का कोटा था, इसलिए वो लड़ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया था। एनीवे, आइए डीजीपी एक और थे जिनको रोज गालियां पड़ती थी अर्नब गोस्वामी की तरफ से, जो परमवीर सिंह, जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं। इसी तरह हर डीजीपी जनरल पुलिस, एसडीजीपी, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एपी, उसके नीचे एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी जिसको कहते हैं, एडिशनल डीजीपी। उसके नीचे आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी। उसके नीचे डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके नीचे 2 पद एक जैसे हैं, एसएसपी, स्टेट में एसएसपी होगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जो यहाँ है
यूनियन टेरिटरीज में वहां डीसीपी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। जैसे दिल्ली में एसएसपी नहीं होगा, दिल्ली में डीजीपी होगा, डीसीपी। दिल्ली में डीसीपी होगा, स्टेट में एसएसपी होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। और इसी जो यूनियन टेरिटरी दूसरी भी हैं, दिल्ली के अलावा डीसीपी ही होते हैं। और जो डीजीपी रैंक का है वो होगा कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। दिल्ली में जैसे पुलिस कमिश्नर है, वहां डीजीपी नहीं है, डीजीपी स्टेट में होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके नीचे एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके नीचे डिप्टी एसपी, डीएसपी जिसको बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। और इसी के रैंक में एएसपी भी होता है, एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये लेकिन एएसपी जो होगा वो आईपीएस कंपीट करके जो आएगा वो होगा, आईपीएस कंपीट करके जो आएगा वो होगा एएसपी। वो आईपीएस रैंक का होता है, लेकिन जब तक ट्रेनिंग पीरियड में रहता है तब तक एएसपी का दर्जा दिया जाता है और किसी थाने के साथ अटैच कर दिया जाता है उसको। उसके नीचे इंस्पेक्टर होगा, उसके नीचे असिस्टेंट इंस्पेक्टर होगा। लेकिन असिस्टेंट इंस्पेक्टर सिर्फ महाराष्ट्र में है और कहीं नहीं है। महाराष्ट्र में एक पद क्रिएट किया गया है असिस्टेंट इंस्पेक्टर, लेकिन दूसरी जगह जो है वो सब इंस्पेक्टर होते हैं। दूसरी जगह असिस्टेंट इंस्पेक्टर नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में होते हैं। तो सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई जिसको बोलते हैं, उसके नीचे हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के नीचे कांस्टेबल। ठीक है। अब आइए हम लोग मिलिट्री की बात करते हैं। आपके इसमें मिलिट्री भी है। किसी का कुछ छूट जाएगा तो बता देना, बाद में मैं फिर उसको बता दूंगा। अब देखिए मिलिट्री में, आप देखिए मिलिट्री में जो तीनों विंग है, एयरफोर्स, आर्मी जिसको इन्फेंट्री भी कहते हैं, और नेवी, जल सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। एयरफोर्स, सर आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट। जी, तो इसके जो सबसे बड़े इंचार्ज हैं वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज की तारीख में रामनाथ कोविंद पूरे जो तीनों अंग हैं सेना के, उसके सर्वे सर्वा हैं। प्रेसिडेंट ही होता है सर्वे सर्वा, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कोई अधिकार नहीं होता है। मैं फिर आपको बता दूं, इसलिए कि प्रेसिडेंट जो है वो लड़ाई नहीं छेड़ सकता। प्रेसिडेंट उनको ऑर्डर नहीं दे सकता है कि जाओ लड़ाई शुरू करो, प्रेसिडेंट को अधिकार नहीं है ये। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा माना जाता है। जी, उसके नीचे नया एक पद क्रिएट किया गया है जो पहले नहीं था। पहले एक बार मानिक शॉ के समय में, इंदिरा गांधी ने मानिक शॉ के समय में एक नया पद क्रिएट किया था, लेकिन आज दूसरे ढंग से एक नया पद क्रिएट किया गया है जो तीनों सेना का कंबाइंड प्रमुख बनाया गया है। बिपिन रावत
हाँ, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यस राइट, बिल्कुल ठीक बात है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जब मानिक शॉ थे उस समय फिर उनको इसी रैंक में बनाया गया था, नाम अलग था लेकिन इसी रैंक में उनको रखा गया था। लेकिन फिर तीनों सेना अलग अलग अपने अपने तरीके से काम करती थी, लेकिन अब फिर नरेंद्र मोदी के समय में ये किया गया है कि उसका एक कंबाइंड हेड बनाया गया है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के नीचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, जो थल सेना का होगा, थल सेना का चीफ होगा। आज जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, आप जानते हैं इनको, नरवणे जो हैं, मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इसी पद पर बिपिन रावत भी थे पहले, जब वो वहां से हटे तो फिर CDS बनाया गया उनको।